हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग 7 वीडियोस पीछे पढ़ चुके हैं, 7 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज है पार्ट 8 मीन्स एपिसोड नंबर 8। ओके, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पूरा चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, थ्योरी पढ़ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब आज मैं क्या टॉपिक लेने जा रहा हूँ? लास्ट लेक्चर में भी आप पढ़े हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, दो कॉइल के बीच में कपलिंग कैसे होती है। और आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं ईडी करंट, पहला टॉपिक। ट्रांसफार्मर की थ्योरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये होते क्या हैं, करंट, वोल्टेज और उसकी ग्राफ, फ्रीक्वेंसीज वगैरह क्या होती है, फेज रिलेशन वर्सेस क्या होते हैं, ये सब डिटेल देखने जा रहे हैं हम लोग। लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर देखने जा रहे हैं और फिर उसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो ये था हम लोग की थ्योरी। इसके बाद का जस्ट इसके इस लेक्चर के बाद में दूसरा लेक्चर जब आएगा तो वहाँ पर जो छूटे हुए न्यूमेरिकल्स होंगे, केवल न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होगा। तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी करंट शुरू करने जा रहे हैं, P100 फेज एक्स, मैं आपका SDP से। क्लियर? चलिए स्टार्ट किया जाए। तो राइट द हेडिंग, पहली हेडिंग डाल दीजिए, ईडी करंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई ईडी करंट। तो राइट द हेडिंग, ईडी करंट, ईडी करंट, ईडी करंट। ओके, तो ईडी करंट बेटा होता क्या है? हाँ, आप अवश्य ही पीछे के सारे वीडियोस पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब पढ़िएगा तो सिस्टमैटिक पढ़िएगा, रेगुलर पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, कई राउंड पढ़िएगा और नंबर वाइज पढ़िएगा। क्लियर? बीच में कदापि नहीं। ओके, चलिए। तो ईडी करंट, तो व्हाट डू यू मीन बाय द ईडी करंट? क्लियर? तो ईडी करंट बेटा क्या होता है? ईडी, EDDY, ईडी, ईडी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है ईडी का? तो ईडी का मीनिंग होता है, जैसे पानी में देखते होंगे भंवर उत्पन्न होता है, भंवर बाहर से स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ, जिसको लोग स्पाइरल पाथ बोलते हैं। तो बाहर रेडियस बड़ा हो, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस घटता जा रहा हो समय के साथ, दैट इज ईडी। ईडी मीन्स पानी में उत्पन्न हुआ भंवर, उसको ईडी बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम ही है, देखिए, ईडी करेंट, यानी कि एक ऐसी करेंट जो ईडी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती हो। तो व्हाट इज द ईडी करंट? राइट द फर्स्ट लाइन, इट इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, यह एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है बेटा। इसका फॉर्म कैसा है? यह इट इज नॉन कंजर्वेटिव। इट इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि जो करंट होती है वह कंजर्वेटिव होती है। जो कन्वेंशनल करंट होती है बेटा, या जो कन्वेंशनल फील्ड होती है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव होती है। लेकिन बट तो जब ये कंजर्वेटिव होती है, फॉलो E डॉट DL बराबर 0, यह इस इक्वेशन को फॉलो करती है। कौन सी? जो कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल मीन्स जो डेली अभी आप पढ़ते आ रहे थे, मीन्स कि किसी सेल से उत्पन्न हुई करंट। क्लियर? वो क्या है? कन्वेंशनल करंट। वो कैसी है? कंजर्वेटिव। वो कंजर्वेटिव है। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज नॉट कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव नहीं होती है। इससे जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट इज नॉट कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव नहीं है। एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन,
तो अब यहाँ पे कहेंगे आप ईडी करंट, ईडी करंट कैसी है, और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, और क्या, और इंड्यूस्ड एंड लगा दें आर की वजह, ईडी करंट एंड इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड, यहां पर लिखता हूं बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा होता है, बोलिए जल्दी, नॉन कंजर्वेटिव होता है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस, अच्छी तरह से नोट करते जाइए मेरे साथ फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस, हर लाइनें बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो, फर्स्ट क्लास तैयार हो, कोई डाउट ना रहे कहीं पे। तो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, इसका मतलब ये हुआ कि यह इक्वेशन इसको वैलिड नहीं होगा यहाँ पे, मीन्स ई डॉट डी एल इक्वल टू नॉट जीरो। पहले तो इतना लिखिए जल्दी से, राइट वेरी फास्ट, इट इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, इट इज नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ओके। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव आया, तो हमने दोनों का यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखा दिया यहीं पर तुरंत ही कि कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर होता है, ई डॉट डी एल सो मच, ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, ई डॉट डी एल इक्वल टू नॉट जीरो। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। आगे मैं इसको यहाँ से मतलब आप समझ गए होंगे क्या है ये दोनों, नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, अभी आगे मैं इन सारी बातों को डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी मेरा प्रेजेंट टाइम में टॉपिक क्या है बेटा, एडी करंट। व्हाट डू यू मीन बाय द एडी करंट, दिस इज द एडी करंट। तो अब यहाँ से आगे क्या नोट हो गया, मिटा दें इसको, कर चुके होंगे। आइए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, एक लाइन भी छूटने ना पाए, हर लाइन किसी क्वेश्चन का आंसर है, जो भी लाइन जो भी मैं बोल रहा हूँ, हर लाइन है जो बोलता हूँ या हर लाइन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ वो किसी क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए कुछ भी लाइन छूटने ना पाए। आ जाइए, हाँ हम बात कर रहे थे एडी करंट की। अब सवाल यह है कि इसका शेप कैसा होता है, नाम इसका भंवर करंट क्यों पड़ा, हिंदी में कहें तो नाम क्या पड़ जाएगा, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं नाम ही हो गया, ईडी, ईडी मीन्स भंवर, ओके, इन द वाटर। तो शेप कैसा हुआ बेटा, ईडी, ईडी जस्ट लाइक ईडी इन वाटर, ईडी इन वाटर मीन्स नदी में, समुद्र वगैरह में ये जनरली दिखाई पड़ता है भंवर उत्पन्न होना। तो ईडी जस्ट लाइक ईडी इन वाटर, ओके। अब एक्चुअली ये हुआ क्या, तो चलिए सपोज किया जाए कि यह एक मेटल पीस है, यह एक मेटल पीस है, ओके, और इसके ऊपर हमने एक फील्ड लगा दिया है, इसके ऊपर सपोज करिए कि इसके ऊपर हमने एक फील्ड लगा दिया है। फील्ड कैसा है, यह फील्ड टाइम वेरिंग फील्ड है। सपोज दिस इज ए मेटल पीस, ये एक मेटल पीस है, ओके, दिस इज मेटल पीस, दिस इज ए मेटल पीस, इसकी कुछ थिकनेस है, मोटाई है कुछ ना, इसकी कुछ मोटाई है, सपोज करिए ये पीस है, ये एक पीस है कोई, ठीक, हाँ, ये इसकी तो थिकनेस है अपनी, तो ये कुछ इसकी मोटाई है बेटा, और यह एक हम मेटल पीस ले रहे हैं,
ओके। और किस में रखे हैं हम लोग, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इसको रख दिए। फील्ड कैसा है, फील्ड है B इक्वल टू बी नॉट टी। ओके, मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू बदल रही है, समय के साथ B का मान चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। ओके, टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है, आइदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो यहाँ पर चूंकि प्लस साइन है इसलिए वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो समय के साथ सपोज करिए कि वो इंक्रीज कर रहा होगा। क्या इसमें होगा, क्या इसमें, तो जानते हैं कि इन दोनों इंड के बीच मोटाई जो है, थिकनेस, तो E बराबर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चूँकि बदल रही है, तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रही है तो जो फ्लक्स लिंक होगा वह भी बदल रहा होगा। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। अब फाई, जो भी फाई इससे लिंक हो, जितना फाई इससे लिंक है, बदल रहा होगा। ठीक है, टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। टाइम के साथ जब वेरी कर रहा है तो ए इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, माइनस डी बाई डी टी। मान लीजिए सपोज किया जाए कि पूरी एरिया ए है इसका, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, फाई बराबर बी नॉट टी, और क्या लिख सकते हैं, ए, फाई का मान रख दिया जाए। ई बराबर क्या होगा बेटा, ई बराबर टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, तो मिला क्या हम लोगों को, टाइम का टी हो गया, टी का 1 हो गया, तो मिला हम लोगों को माइनस बी नॉट और क्या, ए मिला हम लोगों को, मिला ना, टी का 1 हो गया, तो बी नॉट सपोज करिए ए मिला, ये तो ई का मान आया। अब जा देखो भाई, तो आई बराबर कितना हुआ, आई बराबर हुआ माइनस बी नॉट ए अपॉन क्या, आर, जो भी रेजिस्टेंस हो इसका, जो भी इसका रेजिस्टेंस हो, क्लियर। तो ए आर आया, जो भी रेजिस्टेंस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस इसका आर है ना, दोनों इंड के बीच में इतनी करंट उत्पन्न हुई। क्योंकि अभी पढ़े हैं आप, क्या पढ़े हैं अभी कि यहाँ पर जो फील्ड उत्पन्न होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, जो करंट उत्पन्न होगी, वह कैसा है, ये करंट कैसी है, यह करंट है नॉन कंजर्वेटिव। एक करंट कैसी है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। चूंकि यह नॉन कंजर्वेटिव करंट है इसलिए तुरंत ही यह किसमें हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो ये करंट नॉन कंजर्वेटिव तुरंत हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉट स्टोर, ये स्टोर नहीं होती। तो नॉन कंजर्वेटिव ना, नॉन कंजर्वेटिव करंट कन्वर्टेड इनटू हीट, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तुरंत ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और जब ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, देखिए ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और होगी क्या, ये कैसे कन्वर्ट होगी, तो ये पहले प्रोड्यूस हुई, अंदर इसका शेप, जिसके कारण से इसका नाम पड़ा ईडी, ये फिनिश हो रही होती है, समाप्त हो रही होती है, तो बाहर के साइड से वह अंदर के साइड में आती है, मीन्स फिनिश होती है, समाप्त होती है। बट एक साइकिल में जितना प्रोड्यूस होगी वह तुरंत ही, वह एक साइकिल के उसी समय के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है। जितनी करंट प्रोड्यूस हुई फ्लक्स चेंज के कारण, एक साइकिल में जितनी करंट प्रोड्यूस हुई उतनी करंट एक साइकिल के अंदर ही समाप्त हो गई। और किस फॉर्म में समाप्त हुई, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हुआ क्या कि इसका टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू हीट, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, क्लियर। और यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे यदि यह आयरन की पीस है, लोहे की पीस है, तो यह मेल्ट कर जाएगी, है ना, इसे कहते हैं एडी करंट। तो फिर हम लोग का टॉपिक था कि व्हाट इज द एडी करंट।
तो आप क्या कहेंगे कि एडी करंट एक नॉन कंजर्वेटिव करंट होती है। यह किसी भी मेटल पीस के ऊपर जब वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं या फील्ड कांस्टेंट हो तो मेटल बार बार अंदर बाहर करें ना, यानी कि फ्लक्स कटनी चाहिए। तो जब कभी कोई वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं या क्या फील्ड कांस्टेंट हो तो उसके अंदर मेटल का बार बार अंदर बाहर करना, नहीं जाना आना बार बार, यानी कि उसके ऊपर फील्ड वायरिंग करावें हम, यानी कि फ्लक्स कटे तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दोनों इंड के बीच में जितना मोटा होगा, मोटाई वर्टिकली डेप्थ के अकॉर्डिंग ना, दोनों इंड के बीच, दोनों किनारों के बीच एक प्रोड्यूस हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके कारण से करंट बहने लगेगी, वर्टिकल से डाउनवर्ड एक करंट बहेगी और वह करंट क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड करंट। यह इंड्यूस्ड करंट कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव। फाइनली ये किस फॉर्म में ये जो प्रोड्यूस होती है तो किस फॉर्म प्रोड्यूस होती है, एक ईडी के रूप में प्रोड्यूस होती है, भंवर के रूप में प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, इसका ईडी करंट। तो इसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये होती क्या है, तो यह चूँकि यह भंवर के रूप में होती है, पहले इसका एरिया ज़्यादा होता है, फिर इसकी एरिया घटती जाती है, जैसे जस्ट लाइक द स्पाइरल पाथ, इट फॉलो द स्पाइरल पाथ एंड टर्मिनेटेड ऑन द सेंटर ना, टर्मिनेट ऑन द सेंटर, सेंटर पे टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर। तो जैसे देखते होंगे एक क्रीम रोल होता है ना द बेस्ट एग्जाम्पल, क्रीम रोल ऐसे ऊपर ऊपर रहता है, ऐसे नीचे लिपटा रहता है, नीचे शंकु की तरह का होता जाता है ना, ऐसे। तो ये इस फॉर्म में होती है, एक क्रीम रोल के जैसे होती है, हाँ ना। तो अच्छा, ये समाप्त हो जाती है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इसे कहते हैं एडी करंट। अब इसको एडी करंट के लॉस को, यानी कि एडी करंट से, तो एडी करंट कहाँ से लॉस हुई, कैसे लॉस हुई, तो यहाँ जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, कितने टाइप की एनर्जी उत्पन्न हो रही है, 2 टाइप की एनर्जी उत्पन्न हो रही है। यदि मान लीजिए कि हम पीस को अंदर बाहर कर रहे हैं, मेटल के पीस को अंदर बाहर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही होगी हीट में, हो गई होगी। अच्छा, अब दूसरा कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। क्लियर। तो ये था हम लोग का एडी करंट। फिलहाल हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो अब आइए जैसा देखिए कि एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कहीं पर भी चले, एडी करंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आइए देखा जाए। एडी करंट कैन बी minimized by laminated core or pieces। ओके, तो लैमिनेटेड का मतलब ये हुआ कि कैसे मिनिमाइज होगा, मीन्स कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन इट्स पाथ। यदि इसके पाथ में, इसका रास्ता जो था, इसके रास्ते में यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, तो इसके मान को कम किया जा सकता है, आर के मान को बढ़ाना होगा। अभी हम लोग देखे थे कि आया था E इक्वल टू क्या आया था, E/R। आर को बढ़ाएंगे, I घट जाएगी। अब सवाल है कि इसको बढ़ाएंगे कैसे, आर को आप कैसे बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं लैमिनेशन। देखिए यहाँ पर लैमिनेटेड, तो क्या करना होगा, लैमिनेशन मीन्स, आ जाइए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, मैं इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ आपको कि लैमिनेशन क्या हुआ। लैमिनेशन मीन्स ये हुआ
देखिए लैमिनेशन में से हुआ, तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये इतना मोटा थिकनेस था इसका, ठीक है, ये इसी थिकनेस थी, मोटाई थी, आपके सामने ऐसे दिख रही है मोटाई, इतना मोटा था। मान लीजिए ये मोटाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ओके। 100 पीस में बांट दीजिए, 100 पीस में काट दीजिए इसको, हॉरिजॉन्टल काटिए 100 पीस में, पतला पतला शीट निकलेगी ना, तो पतली पतली शीट में काटिए इसको, काट दिया, हाँ इसको कट करिए, इस प्लेट को काटिए पूरा, काट दिया, हाँ ओके। अब जा देखिएगा, और हर दो शीट के बीच, दो शीट के बीच, एक शीट हो गया, ये दूसरी शीट हो गई, तो बीच का स्पेस, स्पेस बिटवीन टू शीट्स, स्पेस बिटवीन टू शीट फिल्ड बाई इंसुलेटर। दो शीट के बीच की जो जगह है ना, ये इसको भर दीजिए आप, किससे भर दीजिए, इंसुलेटर से, या मेटल के कुछ ऑक्साइड आते हैं उनसे भरा जाता है इसको, है ना, मेटल के कुछ ऑक्साइड आते हैं जो इंसुलेटर का होते हैं, उनसे भर दिया जाता है इनको, लैमिनेट बोलते हैं उसको, लैमिनेशन जैसे नहीं होता कागज़ पे लैमिनेशन करते हैं हम लोग प्लास्टिक का, वैसे ही। तो हर सीट को लैमिनेट कर दीजिए। सपोज करिए एक सीट है, एक सीट है इसको, तो ऊपर से क्या करिए, उस पे ऊपर से इंसुलेटर लगा दिया, ये भी एक नीचे भी इंसुलेटर लगा दिया, और लगा करके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसे ना, ऐसे इसको रखते चले गए, तो इसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं ना लैमिनेटेड, लैमिनेटेड शीट्स। और जब ये शीट लैमिनेटेड हो गई, जब ये शीट लैमिनेटेड हो गई, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस आर का मान बढ़ गया, जब आर का मान बढ़ा तो आई का मान क्या हुआ, घट गया, तो आई इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजेस बाई लैमिनेशन, लैमिनेटेड यूजिंग द लैमिनेटेड शीट्स, ओके, क्लियर हो गए। तो ईडी करंट क्या होती है, ईडी करंट क्यों प्रोड्यूस होती है, ईडी करंट को कैसे कम करते हो। अब क्या ईडी करंट का कोई रोल भी है, यूज भी है ईडी करंट का, हाँ है, ईडी करंट का यूज है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक ट्रेन को ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक में काम आता है, यह डेड बिट गैल्वेनोमीटर में काम आता है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर में काम आता है, ठीक। ये क्या प्रोड्यूस करता है, किस रूप में काम आता है, यह डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। घर में जो इंडक्शन देखते हो, इंडक्शन कॉयल, इंडक्शन, हाँ जो चूल्हा होता है, खाना बनता है, इंडक्शन वाला, तो इंडक्शन कॉयल में एक काम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडी करंट के बहुत सारे यूज हैं, और ईडी करंट के ही कारण मैग्नेटिक पाइल्स, जो ये जो चुंबकीय भट्ठियाँ होती हैं, बड़े बड़े लोहे के पीस को गला देती हैं, वह ईडी करंट पे ही काम करती हैं। तो कितने यूज हो गए, डैम्पिंग के रूप में जब ये यूज होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे डैम्पिंग के रूप में यूज होता है, तो लेकिन इसे यूज कहाँ पर, उनका प्रिंसिपल वही है ईडी करंट। पूछा जाए कि ईडी करंट के कितने यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बहुत सारे यूज है। मैग्नेटिक ब्रेक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, डेड बिट गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इंडक्शन कॉयल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इंडक्शन कॉयल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, क्लियर, ये सारे यूज है, ओके। मैग्नेटिक पाइल्स, चुंबकीय भट्टियाँ, बहुत सारे यूज है। तो दिस इज द यूज ऑफ द एडी करंट। क्या इसका नुकसान भी है, हाँ बिल्कुल है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ पर यह डीमेरिट की तरह से काम करता है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में डीमेरिट की तरह से काम करता है। एडी करंट की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, जहाँ हमको नहीं जरूरत है वहाँ एनर्जी का लॉस होता है, जहाँ हमको हीट की ज़रूरत है वहाँ पर यह क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर, ओके। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर।
चलिए राइट द हेडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफार्मर, और क्यों इसकी जरूरत पड़े, क्यों इसकी जरूरत पड़े। राइट द हेडिंग, ट्रांसफार्मर। जानते हैं ट्रांसफार्मर ये है क्या, तो एक लाइन पहले लिख दीजिए कि ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफार्मर, इट इज ए सिंपल डिवाइस to up or down, mind here, up or down, ध्यान देना बेटा, alternating voltage, alternating, ध्यान देना, alternative voltage ब्रैकेट में ओनली, ये केवल अल्टरनेटिव वोल्टेज पर ही बेटा काम करता है। तो साफ साफ लिख दीजिए कि केवल अल्टरनेटिव वोल्टेज ना, मीन्स क्या, मीन्स कि अल्टरनेटिव वोल्टेज एसी ना, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, कहते हो एसी वोल्टेज, कहते हो ना, तो एसी वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हो एसी वोल्टेज, तो केवल वो उसी पे काम करता है। तो इट इज ए सिंपल डिवाइस टू अप यानी बढ़ाने के लिए, डाउन मीन्स घटाने के लिए, अप मीन्स बढ़ाने के लिए, किस पर, अल्टरनेटिव वोल्टेज को यानी एसी वोल्टेज को। इट इज बेस्ड ऑन किस पर, म्यूचुअल, it is based on mutual induction, it is based on the mutual induction, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है बेटा। तो इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, चलो अब क्या होता है, इसके बाद क्या है भाई, हाँ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का मान इसमें कांस्टेंट होता है बेटा, और क्या कांस्टेंट होता है, पावर ऑफ इनपुट इक्वल टू पावर ऑफ आउटपुट, मीन्स कि पावर में कोई चेंज नहीं होता, तो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जो इनपुट की एनर्जी होगी वही उतनी एनर्जी बाहर की भी होगी, आउटपुट की भी होगी बेटा, ध्यान देना है इस बात को। और क्या, और ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इक्वल टू आउटपुट, मीन्स क्या, इसका सेंस क्या है बेटा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इक्वल टू कांस्टेंट बने रहते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होती। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, तो कीप ऑल द पॉइंट्स always in mind, what is the transformer, write the point, क्या, क्यों, कैसे। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जिसका आंसर आपको देने में प्रॉब्लम हो। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट। हाँ, अब इसके बाद अब बात रही कि फेज डिफरेंस का क्या होता है। तो हाँ, फ्रीक्वेंसी के बाद फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इक्वल टू पाई मीन्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ द
180 डिग्री between इनपुट एंड आउटपुट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, ओनली द वोल्टेज एंड करंट will be up and down. So therefore what is the transformer? The transformer is a simple device which is based on the principle of mutual induction and it uses to up and down the AC voltage, alternating voltage. Clear? आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। अब जो देखना बेटा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहला एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन करिए कि पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। सपोज करिए कि हम गोरखपुर में रह रहे हैं और पावर हमारा आ रहा है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट वहाँ कहाँ से आ रही है आपके यहाँ, है ना, कहाँ से आ रही है? सपोज करिए 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से आ रही है। ठीक, 200 किलोमीटर दूर से आ रही है लाइट आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ। तो जानते हो कि जहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, लाइट की सप्लाई आ रही है दूर से ना, यहाँ से। ये क्या है? ये है पावर हाउस, ये है पावर हाउस। लाइट की जो सप्लाई बेटा आ रही है, आ रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पर यह उत्पादन, प्रोडक्शन 220 वोल्ट पे हुआ, 220 वोल्ट पे हुआ। जानते हो कि जब करंट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, कंटिन्यू वोल्टेज घट रहा होता है। घर तक आते आते वोल्टेज लगभग 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 220 पे यदि भेज दे तो 0 हो जाएगा। तो क्या कभी सोचा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से पावर का प्रोडक्शन हो रहा है पावर हाउस पर, वहाँ से वोल्टेज, वहाँ से करंट हाई करके भेजा जाता है कि वोल्टेज 220 वोल्ट की आपको ज़रूरत होगी। घर में 220 डोमेस्टिक सप्लाई हम लोग की कितनी होती है? 220 वोल्ट। और जब मशीन वगैरह चलानी होती है, जैसे आटा चक्की का मशीन है, आरा मशीन है, जब बड़ी बड़ी मशीनें चलानी होती है तो हम लोग 440 वोल्ट लेते हैं, तो डबल फेज हो जाता है। 220 वोल्ट एक वायर में 220 वोल्ट होता है। तो एक वायर, एक फेज और अर्थिंग, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। जब आप कोई पावर की ज़रूरत होती है तो डोमेस्टिक तो एक वायर से, एक फेज से हो गया, जब हमको पावर की ज़रूरत है, पावर मीन्स कि कोई मशीन चलानी है, बड़ी मशीन, आरा मशीन वगैरह चलानी है ना, आटा चक्की, आरा मशीन, इन सब पे पावर बोलते हैं। तो उनको हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, हाई करंट की ज़रूरत होती है। तब वो क्या करते हैं, तो वोल्टेज कितना चाहिए उनको? 220 से 440 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वह लोग ऊपर वाले में से एक वायर ले लेते हैं, नीचे वाले में से एक लेते हैं, अर्थिंग मिला ही हुआ है, दोनों से जोड़ देते हैं। तो 220 यानी उनके पास कितना मिल जाता है? उनके पास मिल जाता है 440 वोल्ट। यानी कि किसी एक वायर में 220 वोल्ट ही होता है, ओके। यदि 220 वोल्ट पावर हाउस से भेज दिया जाए तो हमारे घर तक आते आते वो 0 हो जाएगा। तो फिर हल करते क्या है? तो अब ज़रूरत किस बात की महसूस हुई बेटा? जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, मैंने आपको शुरू में बताया था EMI, फैराडेज लॉ। जब वहाँ पर मैं बताया था आपको कि जो भी हमारा प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, जो प्रेजेंट टाइम में जो सभ्यता है मेरी, जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसके डेवलपमेंट में फैराडे के लॉ का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आज बिजली नहीं होती, आज AC नहीं होती, तो हम बैटरी लगा करके DC से कितना काम चला पाते हैं। और जो हम 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख वोल्ट तक हम इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वह कैसे हम DC से कैसे करते हैं उसको? तो हमने शुरू में बताया था कि फैराडेज लॉ का ना सोसाइटी के लिए, बहुत सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए
सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, मॉडर्न एज के लिए, मॉडर्न सोसाइटी के लिए इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है ना, उसके इन्वेंशन का। क्लियर? कुछ लोग होते हैं ऐसा कि जो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं सोसाइटी के लिए। ओके हाँ ओके, सही सोच रहे हो। हाँ, कम ऑन द पॉइंट। तो पावर हाउस, तो देखो बेटा, तो यह पावर हाउस, तो देखो अब यहाँ से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब इसको भेजा कैसे जाए। तो जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, जब मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस समय इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कैसे भेजें। तब यहाँ पर इसको ये देखा गया कि हाई वोल्टेज पर इसको भेजना है। किस पे भेजना है इसको? हाई वोल्टेज पर इसको भेजना है। हाई वोल्टेज पर भेजने का सेंस क्या है कि वोल्टेज को जब हाई किया जाता है तो करंट का मान घट जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? कंसेप्ट अभी नहीं क्लियर होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत ही गजब का कंसेप्ट होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह समझो, लाइफ में बेटा कभी भूलेगा नहीं। तो चलो आ जाओ। तो देखो, तो अब यहाँ पर पावर हाउस है ना, यह तो पावर हाउस पर पावर इक्वल टू P इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा। P इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो पावर हाउस पर पावर कांस्टेंट रेट से पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको। क्लियर? कांस्टेंट स्पीड से प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो P का मान क्या हुआ? कांस्टेंट। और जानते हो कि जब तुम इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाला जो चैप्टर था बेटा, तो वहाँ पर जब पढ़ रहे थे आप, तो क्या लिखे थे? P इक्वल टू I²R लिखे थे, P इक्वल टू V²/R भी लिखे थे। और एक पहला फार्मूला, पावर का 3 फार्मूला पढ़े होंगे आप। P इक्वल टू I²R, दूसरा पढ़े होंगे P इक्वल टू V²/R, और तीसरा पढ़े थे क्या बेटा? P इक्वल टू VI पढ़े थे। P इक्वल टू VI। सवाल ये है कि तीनों आप पढ़े हुए थे ना, अभी इसका वीडियो आया नहीं है बेटा ना। हाँ, ऑफलाइन के बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं वो तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसका वीडियो आएगा ना। हाँ, बस इंतजार करिए थोड़ा, अभी इसका वीडियो बेटा आने वाला है, वीडियो इसका आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्शन और सिंपल सर्किट 2 चैप्टर का भी आया नहीं है, ठीक है, बहुत जस्ट आने वाला है। तो देखो बेटा, तो P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू I²R, ये कभी यूज़ करते हो? तो इसको यूज़ करते हो जब I का मान क्या बना रहता है? कांस्टेंट। इसको कभी यूज़ करते हो जब V का मान क्या बना रहता है? कांस्टेंट। इसको कभी यूज़ करते हो? सोर्स पर, सोर्स ऑफ पावर। तो ये पावर हाउस है ना, तो सोर्स ऑफ पावर है ना। तो जब सोर्स ऑफ पावर है तो क्या यूज़ करोगे? कहोगे कि P का मान कांस्टेंट है, ये फार्मूला यूज़ करोगे ना। अब देखो, जब ये फार्मूला यूज़ करोगे तो कहोगे I बराबर क्या है? तो अब I बराबर क्या हो बेटा? माइंड हियर, व्हाट इज द I? तो I इक्वल टू, देखो क्या हुआ? I इक्वल टू P/V हुआ ना। अब जानते हो कि ये जो करंट आ रही है, इसमें पावर का लॉस कितना हुआ? पावर का लॉस कितना हुआ? तो कहोगे कि पावर लॉस, तो देखो बेटा, पावर लॉस हाउ मच? तो PL बोलते हैं पावर लॉस। कितना हुआ? I²R। व्हाट इज I? I इक्वल टू P/V, तो P/V का होल स्क्वायर इंटू R मीन्स क्या? P² इंटू R अपॉन व्हाट? V का स्क्वायर। चूँकि पावर कांस्टेंट है, प्रोडक्शन कांस्टेंट है, तो दिस पावर इज कांस्टेंट। जो पूरे रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है पूरे परिपथ में, यहाँ से लेकर के वहाँ तक 200 किलोमीटर, 400, 1000, 2000 जो भी हो, दैट इज द कांस्टेंट। तो देयरफॉर व्हाट इज नाउ द फाइनल आंसर? क्या नोट कर लिया आप यहाँ से? क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग क्या पढ़े बेटा? ट्रांसफार्मर। क्लियर? ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसफार्मर होता क्या है आप देख लिए कि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, लेकिन सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से क्यों जरूरत पड़ी? न रहता ट्रांसफार्मर तो क्या हो जाता? तो मैं वही दिखा रहा हूँ कि न रहता तो क्या हो जाता। क्लियर? न रहता तो क्या हो जाता, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी ट्रांसफार्मर की, और तब फिर इसके बाद देखेंगे अंदर की बातें कि ट्रांसफार्मर अंदर से कैसा होता है। तो चलिए फिलहाल आ जाइए, अभी यहाँ पर चलते उठा। तो अब देखिए जैसा कि, हाँ, अब देखने जा रहे हैं हम लोग कि लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो क्या पढ़ रहे हैं? पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। तो व्हाट इज द पावर लॉस? PL। पावर लॉस इज हाउ मच? P²R अपॉन V²। मीन्स कि PL प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V²। देख रहे हैं क्या दिख रहा है
कि अब यदि हम वोल्टेज को कम कर दें, 220 वोल्ट पर भेजें, तो आते आते घर तक आते आते पावर 0 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको हाई कर दूं, कितना हाई कर दूं, 1 लाख कर दूं, 220 की ज़रूरत है और हम इसको 1 लाख कर दूं, जो प्रेजेंट टाइम में सप्लाई दी जाती है, जो प्रेजेंट टाइम में सप्लाई दी जाती है बेटा, 1,32,000 वोल्ट पे भेजी जाती है, यानी कि 1.32 किलो वोल्ट, केवी बोलते हैं, 1.3 लिखा रहता है ना। जो बड़ी बड़ी देखते होंगे ना, बिल्कुल ड्रॉट प्रोन एरिया, यानी निचाट का जो स्थान होता है, तो देखते होंगे बहुत बड़े बड़े टावर जैसे लगे होते हैं, मोटा वायर होता है ऊपर ना, वो आ रहा होता है पावर हाउस से, सिटी को डायरेक्ट पावर हाउस से लाइट भेजी जाती है। हर शहर में ऐसी व्यवस्था होती है, पावर हाउस से सीधे लाइट ऐसे ही भेजी जाती है। अब फिर वहाँ पर क्या होता है, शहर के बाहर, हर शहर के बाहर देखते होंगे पावर हाउस बना होता है। वहाँ से जब लाइट आती है 1.32 केवी, यानी कि 1,32,000 वोल्ट पर आती है लाइट। फिर उसको क्या करते हैं, 1,32,000 को 10,000 वोल्ट में बदल देते हैं। अब एक बार, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ है, 220 वोल्ट। यदि 220 वोल्ट पे ही सप्लाई भेज देगा यहाँ पर अपने सिटी में, तो क्या हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो लाइट कैसे भेजी जा रही है, 1 लाख तो 220 वोल्ट पे तो उत्पादन हो रहा है उसका, मशीन वहाँ जहाँ लगी हुई है पावर हाउस, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, चाहे वह कोल डिपेंडेंट जो थर्मल प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो चाहे वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, चाहे वह कोल ना, मीन्स कोल से प्रोडक्शन हो रहा, कोयले से जहाँ होता है थर्मल प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो चाहे वह हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे वह थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, या चाहे वह एटॉमिक प्रोजेक्ट हो, एटॉमिक रिएक्टर हो, चाहे वह रिएक्टर हो, तो 3 तरह से बिजली का पैदा होता है। नंबर एक बहुत बड़े बड़े डैम बना करके पानी स्टोर किया जाता है बेटा, जैसे भाखड़ांगल बांध है, नर्मदा नदी पर जो बना हुआ सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है, तो ऐसे से बहुत ऊंचे ऊंचे प्रोजेक्ट होते हैं। तो अब उसमें कहते हैं क्या कि ये बांध डैम बनाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, पानी को स्टोर करते हैं, पानी को ऊपर से गिराते हैं। तो जब पानी को जितना ऊपर से गिराओगे, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, ब्लेड पे गिरती है, उस ब्लेड को क्या करती है, घुमाती है, रोटेट करती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक में ही रहती है। और जब घुमाती है तो उसमें आर्मेचर कॉइल लगे होते हैं, वे आर्मेचर कॉइल क्या करते हैं, बहुत तेजी से EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट के बीच में रखे रहते हैं। ओके, और जब वो मैग्नेट के बीच में रखे रहते हैं तो फिर क्या होता है, फ्लक्स करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जानते हो कैसे बाकी का काम, पीछे पड़े हो कि कैसे AC का उत्पादन होता है, AC ना, पीछे पड़े हो ना, पीछे वीडियो में है बेटा, AC का उत्पादन कैसे होता है। तो वहाँ पर और क्या फार्मूला आया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और V0 के स्थान पे क्या था, NBA ओमेगा ना, कास ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, दोनों हो सकता है, कास और साइन दोनों भी। फिलहाल V बराबर क्या पाए थे आप, V बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। I बराबर क्या पाए थे, NBA ओमेगा अपान R साइन ओमेगा टी, यानी कि I बराबर क्या पाए थे, I0 साइन ओमेगा टी। ऐसा पीछे वीडियो में हो चुका है, पढ़ते आ रहे होंगे सिस्टमेटिक अच्छी तरह से, तो सब तैयार होगा। नहीं भी है कोई बात नहीं, जल्दी से पढ़ डालिए सब। फिलहाल हम लोग कहाँ पहुँचे, अभी कहाँ तक डिस्कस हो चुका बेटा, कहाँ तक हम लोग पहुँचे कि हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पावर की सप्लाई कैसे हुआ, 1,32,000 वोल्ट पर भेजा। क्यों इतना भेजा, क्योंकि V का मान जितना ही ज़्यादा होगा, पावर का लॉस उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, देख रहे हैं ना, उतना ही कम होगा। तो हमने क्या किया, हमने हजारों गुना क्या कर दिया, हजारों गुना वोल्टेज को बढ़ा करके हजारों गुना पावर लॉस को कम कर लिया, बचा लिया। तो 1,32,000 पर भेजा, और जानते हैं कि जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1,32,000 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए जो वह एरिया होती है जहाँ पर यह बड़े ट्रांसफार्मर वो जो लगे होते हैं, मीन्स पोल लगे होते हैं जैसे टावर के जैसे, तो देखते होंगे वहाँ गनगनाहट की हमेशा आवाज़ आती रहती है। तो आवाज़ किसको शो कर रही होती है, वो आवाज़ किसको शो कर रही होती है, वो आवाज़
हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रही होती है। जानते हैं कि यदि उसकी वैल्यू 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो जाए तो इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा, यानी कि वहाँ स्पार्किंग होने लगेगी। तो उसकी हर हाल में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसीलिए जितना चाहें उतना नहीं दे सकते हम। कभी भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा उत्पन्न नहीं होने दे सकते। इसकी वैल्यू हर हाल में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उत्पन्न हो रही ना, उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। यदि मान लो इसको E0 मान लिया जाए, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वायर के चारों तरफ, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस स्पेस में, तो वह मान E को हर हाल में E0 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही इंसुलेटिंग पावर है एयर का, एटमॉस्फेयर का इंसुलेटिंग पावर है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, फिलहाल टॉपिक पे अपने चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाए बेटा, तो देख रही है कि वोल्टेज हमने क्यों ज़्यादा किया। अब सवाल यह है कि वोल्टेज को हम किस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा करेंगे। एक ही मात्र और मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द ट्रांसफार्मर। तो क्यों जरूरत महसूस हुई, तो आप कहेंगे कि व्हाई ट्रांसफार्मर इज मस्ट फॉर द सोसाइटी। तो आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर इज मस्ट फॉर सोसाइटी बिकॉज देयर इज ए पावर लॉस, PL = P² R/V², and let V increases then power loss decreases, and to increase the AC voltage, alternating voltage, only this is a device that is known as the transformer, and by this transformer we can increase the voltage, either decrease the voltage। अब सवाल यह है कि आपको तो जरूरत 220 वोल्ट की थी, तो सिटी के बाहर वोल्टेज कितने वोल्ट पे आया, 1,32,000 वोल्ट पर आया। फिर उसको किस में चेंज किया, 10,000 वोल्ट में चेंज किया। 10,000 को भेजा सिटी के अंदर। सिटी के अंदर छोटे छोटे सब स्टेशन बने होते हैं, जहाँ पर वोल्टेज आता है 4,000 वोल्ट, और 4,000 वोल्ट पर सिटी में, वहाँ सिटी के भी अंदर, अब देखिए सिटी के भी अंदर क्या हुआ, सिटी के अंदर 4,000 वोल्ट को कन्वर्ट करना होता है। हमारे हर मोहल्ले के अगल बगल में देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अब वो 4,000 वोल्ट को वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि नीचे करने वाला, क्योंकि 4,000 हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए 220। तो 4,000 को 220 पर कर करके वह सिटी में, वार्ड में, हर मोहल्लों में ना, हर गांव में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि हमको हाई करने के लिए कहाँ ज़रूरत है, वोल्टेज को हाई करने के लिए कहाँ ज़रूरत है, पावर हाउस पर। और अपने सिटी में किसकी ज़रूरत होती है, लो, यानी कि कम करने वाला। इसका मतलब कि 2 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ रही है हमको, एक जो वोल्टेज को हाई करते हैं, और दूसरा वह जो वोल्टेज को लो करते हैं। हाई वाला कहाँ ज़रूरत है, पावर हाउस पर। घर के अगल बगल में किसी ज़रूरत है, स्टेप डाउन की। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप, जो ऊपर करता है वोल्टेज को हाई करता है स्टेप अप, जो डाउन करता है वह स्टेप डाउन। पक्का तैयार हो गया, क्यों ज़रूरत पड़ी, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत, नो, फर्स्ट क्लास, ओके। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते बेटा। ये तो था कि पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए आगे। तो अभी समझ गए कि हमको 2 तरह के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, लेकिन सबका प्रिंसिपल, दोनों तरह के ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल एक है, प्रोसेस एक है ना। अंतर कहाँ पर है, आइए उसी अंतर को मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वो अंतर कहाँ पर है। आ जाइए, ओके। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं, तो जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं ना। स्टेप अप कौन सा हुआ, विच अप इनपुट वोल्टेज, इनपुट AC वोल्टेज। AC वोल्टेज कहते हैं बेटा, पूरा नाम, सही नाम इसका क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और स्टेप डाउन कौन सा बेटा, विच डाउन
अल्टरनेटिंग वही मीन्स कॉमन नेम क्या है, AC ना, AC वोल्टेज। AC वोल्टेज तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा। अब इनमें अंतर किसका होता है तो जानते हैं, या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ये तो अच्छी तरह से पढ़े हुए, अभी भी पढ़े फर्स्ट क्लास। किस सिद्धांत पे काम करता है यह, म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जानते हैं दो कॉइल होंगे इसमें, तो एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। तो स्टेप डाउन में क्या होता है, पहचान इसकी ना, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। r की वैल्यू जब भी 1 से कम होती है तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन, और जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसे कहते हैं स्टेप अप। ओके, अब चलिए हम लोग देखने चलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R क्या होता है, आइए। तो R इक्वल टू क्या, NS/NP, इसे R कहते हैं। ओके, और ये और किसके बराबर होता है, VS/VP, और किसके बराबर होता है बेटा यह, IP/IS, यानी करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी, और किसके बराबर होता है यह, φS/φP, और किसके बराबर होता है, √ZS/ZP। ओके, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, माइंड हियर। अब एक जगह आपने देखा कि यदि R का मान 1 से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा यह, स्टेप अप, और यदि R का मान 1 से कम है तो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन, स्टेप अप, और फिर क्या कहलाएगा, क्लियर। तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। Z क्या है वहां पर, तो Z इज कॉल्ड, आगे आएगा ये सब चीजें अभी तो, लेकिन यहां पर आया, नाम नोट करिए उसका। Z क्या है बेटा, इम्पीडेंस, क्लियर, इम्पीडेंस बोलते हैं बेटा। क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे अभी। I करंट, phi फ्लक्स, यू नो वेल, दिस इज द phi इज द फ्लक्स, क्लियर हो गया। चलो, तो जब भी कभी, अब आप सीधे कह सकते हैं, अब एक एक को हम लोग लेते हैं, चलिए। हाँ, पॉइंट नोट करिए, फास्ट जल्दी नोट करिए। हो गया, आइए अब हाँ, अब ट्रांसफार्मर हम एक को लेते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, ट्रांसफार्मर। तो जानते हैं कि इसके लिए R का मान 1 से ज़्यादा होता है, पहला पॉइंट। ये तभी होगा जब NS का मान NP से ज़्यादा होगा, तभी होगा यह। और क्या होगा, IP का मान क्या होगा बेटा, IS का मान स्टेप अप है ना, तो IS का मान IP से कम होगा तभी होगा ना, और PS का मान PP होगा, यानी प्राइमरी का पावर सेकेंडरी पावर दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। ओके, क्लियर। R का मान 1 से ज़्यादा, NES का मान NP से ज़्यादा, और क्या, VS की वैल्यू VP से ज़्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा, NES का मान NP से ज़्यादा,
आर का मान 1 से अधिक, आई एस का मान, यानी सेकेंडरी में करंट घट जाती है, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाती है। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट रहता है। क्लियर? नोट करिए जल्दी, तो मैं हटाऊँ 100 लाइन को। हाँ, डायग्राम बनाना, चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ इस पे से। आइए, अब ये होता कैसा है, तो डायग्राम कुछ रफ स्केच इसका कैसा होता है बना दिया जाए। हाँ, इसका रफ स्केच लगभग कैसा होता है दिखता है। ये पतली पतली बताया था ना, जैसा कि लैमिनेटेड, तो ये लैमिनेटेड यही है बेटा, लैमिनेटेड वाला ना, लैमिनेटेड दिखेगी आपको ऐसे। यह भी वही चीज़, ये लैमिनेट। हाँ, यहाँ पर देखिए एक पतली पतली ना प्लेट कई पार्ट में कटी हुई है ना, ये देखिए। हाँ, अभी ऐसे बनाते हैं, यह हो गया। चलिए, हाँ, एक रफ स्केच बना दीजिए। हो गया। आइए अब, हाँ अब देखिए, ये एक प्लेट, ये चाहते तो हम इतना एक मोटा, ये आयरन का, लोहे का आयरन का बना हुआ है, यह इसे कहते हैं कोर। तो दिस इज द कोर ऑफ, दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। किसका? सॉफ्ट आयरन। दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन। ये मेटल की प्लेट है ना, ये मेटल की प्लेट है आपकी, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन की यह प्लेट है, ये सॉफ्ट आयरन की प्लेट है। हाँ, ये आयरन की प्लेट आपकी है जो, और इस पर वाइंडिंग है, देखिए, वाउंडेड बाय ये थिक वायर, तार बहुत ही मोटा रहता है इसमें। क्यों रहता है मैं बता रहा हूं, वाउंडेड बाय थिक वायर। वाउंडेड बाय थिक वायर, इसमें वायर पतले होते हैं, इसमें जो वायर हैं वो पतले हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। कितना? तो प्राइमरी से कम 1500 गुना ज़्यादा। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी लाइक दिस, और ये बाहर निकल गया वायर।
सॉफ्ट आयरन की कोर है यह। अब दिस इज द सेकेंडरी, ये बाहर लोड रेजिस्टेंस RL, अंदर इनपुट रेजिस्टेंस R। एक आइडियल ट्रांसफार्मर का फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इट्स R शुड बी 0। अपना इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस अंदर नहीं होना चाहिए, ओहमिक रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो दैट ट्रांसफार्मर विच हैज जीरो रेजिस्टेंस, जीरो ओहमिक रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज द आइडियल ट्रांसफार्मर। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इनपुट की जितनी एनर्जी होगी वो आउटपुट में ट्रांसफर होगी, यानी कि इनपुट की जितनी फ्लक्स होगी उतनी ही आउटपुट में मिलेगी। और क्या होना चाहिए, देयर शुड नो लीकेज, किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, मीन्स देयर शुड बी नो लॉस ऑफ द एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर, इट्स ओहमिक रेजिस्टेंस शुड बी 0, R शुड बी 0। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी आइडियल ट्रांसफार्मर। And also there should no any loss of the energy. Then how it is possible, तो उस कैसे संभव है, तो वही हम लोग कर रहे हैं, कैसे संभव है। तो सपोज दिस इज द आइडिया, और कहेंगे कि सर ये व्हाट इज दिस, तो दिस इज द RI, इनपुट में आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है ये वो है, इसका अंदर का 0 होना चाहिए, ओमिक अंदर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बात समझा? चलिए अब, और इसको मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ज़्यादा होगा तो यहीं पे लॉस होगा, इसीलिए यह इनपुट रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो मिनिमम। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कभी भी आप इनपुट देते हैं तो इनपुट हमेशा किसी न किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस किसी लोड पे ही तो देंगे ना। इनपुट देते किस पर है, इनपुट यहीं पर देंगे ना। अब व्हाट इज इनपुट, तो हमने ये दिया इनपुट, कैसा था, किस पे काम करता है यह, ओनली वर्क्स ऑन AC। तो ये हमने दिया, इसको क्या दिया हमने दिया इसको V = V0 sin ωt, ये दिया हमने इसको V = V0 sin ωt। ये वोल्टेज दिया गया इसको, तो जब ये वोल्टेज दिया गया इसको, प्लस ये है क्या V0, इधर क्या है यह -V0, तो ये हमने वोल्टेज दिया इसको। हमको मिला क्या, बाहर लोड बाहर लगा दिया, हमको बाहर क्या मिला, देखिए क्या मिला, हाई वोल्टेज। देखिए मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो यहाँ क्या मिला, इनपुट हमने दिया इस पे, ये नहीं 5 नहीं, हमने मान लीजिए 220 वोल्ट दिया, यहाँ मिला हमको 1,32,000 मिला, 1,32,000। ये मिला, मीन्स इतना दिया, और यहाँ पे क्या मिल रहा हमको, V0, सपोज करिए कि ये है ना, ये है V0 डैश, ये और टाइम यहाँ भी T, ये क्या हुआ, ये V0 डैश, या यहाँ लिख दो क्या है, V0 डैश मच ग्रेटर देन V0, टेकिंग टाइम पीरियड T, टाइम वही रहा, यहाँ भी T, यहाँ भी T, एक जो गैप, दिस इज द गैप T, हियर ऑल्सो दिस इज द T, मीन्स क्या शो कर रहा है,
कि लेट फ्रीक्वेंसी इज एफ, तो हियर ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी इज एफ, ओनली पीक चेंजेज। अब करंट कहाँ था? करंट देखिए, ये लाइन, दिस वाज द करंट, दिस इज द करंट। शुरू में करंट कहाँ पे थी? ये थी। तो अब करंट कहाँ पे हो गई? करंट मीन्स कि ये किसका इक्वेशन? ये किसका इक्वेशन? आई इक्वल टू आई नॉट डैश साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन था? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पीक यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि आई नॉट डैश मच लेस देन आई नॉट डैश मच लेस देन आई नॉट। तो माइंड हियर क्या हो रहा है? करंट घट गई, इनपुट और आउटपुट, करंट घटी, करंट घट गई, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, करंट घट गई। क्या पढ़ रहे हो? ट्रांसफार्मर। क्या, क्यों, कैसे? क्लियर? P100 फिजिक्स। ओके, कम ऑन, क्लियर हो गए? अब ये जो बीच का स्पेस होता है बेटा, दिस स्पेस, ये फील्ड होता है किससे? ऑयल फील्ड ना, ये ऑयल फील्ड होता है। ऑयल इसमें फील्ड कर दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का ऑयल बोलते हैं इसको। इसकी ये विस्कस होना चाहिए था, विस्कस ऑयल, विस्कस ऑयल होता है बेटा, ये विस्कस ऑयल होता है। क्लियर? अंदर फिल किया जाता है, ऑयल होता है यह। अब ये कैसे काम कर रहा है? तो आप देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज द ट्रांसफार्मर। हुआ क्या है? तो अच्छी तरह से आपको पता है कि पावर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप क्या दिए बेटा? यहाँ पर आप AC अप्लाई किए हो, AC वोल्टेज अप्लाई किए हो, AC वोल्टेज आपको मिल रहा है, या फेज डिफरेंस देख रहे हो, रिवर्स उसके जस्ट उल्टा है, यानी कि कितने का फेज डिफरेंस? 180 पाई का फेज डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दिस इज द ट्रांसफार्मर। हाँ, अब कुछ बातें। हाँ, अब कौन सी बात है बेटा? आइए, सवाल यह है कि इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, देख रहे हैं। और एक चीज़, पहली बात ये कि देख रहे हो कि क्या देख रहे हो बेटा? कि VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP होता है। तो देयरफॉर NS विल बी हाउ मच? NS विल बी हाउ मच? या नो, हमको VS चाहिए, तो VS विल बी हाउ मच? देखिए कितना हमने दिया इनपुट VP, प्राइमरी इनपुट P इनपुट प्राइमरी, ये है प्राइमरी आपका, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी पे जो आपने वोल्टेज लगाया बेटा, उसको क्या कहोगे? VP। जो मिला आपको क्या कहोगे? VS। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? NP। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? NS। दोनों के बीच में फ्लक्स लिंक है, जो फ्लक्स इसमें है वही फ्लक्स उसमें है। 100%? नो, दैट विल डिपेंड्स ऑन द कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। VS विल बी हाउ मच नाउ? तो VP इंटू NS बटा NP। और देखिए क्या हुआ,
IP बटा IS, IP बटा IS इक्वल टू NS बटा NP। तो हमको IS कितना मिला, सेकेंडरी में करंट कितनी होगी, तो देखिए कितनी हुई, IP गुणे NP अपान क्या, NS। क्लियर, मीन्स कि सेकेंडरी की करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का बढ़ेगा करंट उतनी ही कम हो जाएगी। और वोल्टेज देखिए, जितना ज़्यादा सेकेंडरी का टर्न बढ़ेगा वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। दोनों में अंतर देख रहे हैं, नोट करिए, पॉइंट नोट करिए। हो गया, चलिए अब अगला पॉइंट जल्दी नोट करिए, यहाँ डिस्कस करो। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, तो दिस इज द ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ा जाए, तो वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाती है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या है इसका, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लॉस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला लॉस आ जाए, नाम जैसा इनका लिख लिया जाए, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, यहां पे देख रहे हैं जो इनपुट हमने दिया, ओके, वायर है ना, वायर, चूंकि यह कॉपर वायर है, कोई भी वायर हो लेकिन नाम पड़ गया कॉपर वायर, तो बोलते हैं इसको कॉपर लॉस। एक्चुअली कौन सा लॉस है, तो कॉपर लॉस मीन्स इट इज जूल हीटिंग लॉस, मीन्स कि H इक्वल टू I² RT, ये है लॉस। इनपुट एनर्जी कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर लॉस बोलते हैं, नाम इसका पड़ा कॉपर लॉस। अब इसको हम कैसे मिनिमाइज करें, देख रहे हैं करंट को हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम उत्पन्न होगी, और मैग्नेटिक फील्ड यदि कम होगी तो फिर फ्लक्स कम हो जाएगा। करंट जितना देना उतना देना है। आर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, आर मिनिमाइज करने के लिए क्या करूं, एक वायर छोटा कर दूं, क्योंकि आर बराबर जानते हो क्या होता है, रो एल अपान ए। लंबाई को यदि छोटा कर दूं और क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा कर दूं, यानी तार मोटा कर दूं, ए क्रॉस सेक्शन एरिया तार का क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा कर दो, तार मोटा ले लो, तो थिक वायर लोगे तो ए का मान बढ़ जाएगा। थिक वायर लिया, ए का मान बढ़ा, और शॉर्ट वायर लिया, लंबाई क्या कर दो, शॉर्ट, तो शॉर्ट वायर, छोटा वायर लो, शॉर्ट वायर लिया, आर का मान घट गया, आर का मान घटाने के लिए शॉर्ट वायर लिया। जब लोगे वायर छोटा तो नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉलर। यही कारण था कि वायर क्यों मोटा लिया और टर्न की संख्या क्यों कम है। फिर से सुनो, जूल हीटिंग इफेक्ट को कहते हो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज, कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग शॉर्ट ना, लंबाई, छोटी लंबाई का तार, मोटी तार हो, छोटा लंबाई छोटा हो और मोटा हो, तो थिक वायर and short length, and therefore number of the turns will also reduced, number of turns smaller। तो इतना कर करके नंबर ऑफ टर्न्स छोटा किया, तार को मोटा लिया, लंबाई छोटा लिया, कॉपर लॉस को मिनिमाइज किया।
नेक्स्ट लॉस, नेक्स्ट लॉस, अब अगला लॉस। नेक्स्ट 2 नंबर फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब ये बेटा कि जितनी प्राइमरी में फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, जितना फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हुई है 5P, 100% फ्लक्स यहाँ सेकेंडरी से मैच करनी चाहिए, उतनी लिंक होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कुछ लाइंस इधर उधर स्कैटरिंग हो जाती है उनकी, क्योंकि आपस में फोर्स लगता है दोनों लाइंस के बीच में, तो लाइंस हमेशा एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो इनकी स्कैटरिंग हो जाती है। क्लियर? तो फ्लक्स लीकेज, सम लाइंस या सम फ्लक्स स्कैटर्ड between primary and secondary, इसको कहते हैं फ्लक्स लीकेज, कॉल्ड फ्लक्स लीकेज, कॉल्ड फ्लक्स लीकेज। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो 5S और 5P दोनों बराबर बना रहे, इसके लिए क्या करना होगा ना, तो क्या चाहिए, देयर शुड बी चाहिए था क्या कि 5P बराबर 5S रहे, और दिस विल बी आइडियल कंडीशन, दिस विल बी द आइडियल कंडीशन। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? नाउ द क्वेश्चन दैट हाउ इट इज पॉसिबल, ये होगा कैसे? इसको यही रीजन था कि यह सॉफ्ट आयरन लिया था, तो कोर ना, कोर को सॉफ्ट आयरन का लिया था, यही रीजन लिखा था। फ्लक्स लीकेज को कौन कम करेगा? फ्लक्स लीकेज को सॉफ्ट आयरन की कोर लेने से फ्लक्स लीकेज घट जाएगा। सवाल है कैसे? पीछे आप पढ़े हुए हैं मैग्नेटिज्म में कि वहाँ पे दो हमने प्रोसेस आपको समझाया हुआ था, ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, जैसे मान लो कि यह कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसकी टेंडेंसी होती है, अपना खुद की इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि यह अपने अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को उत्पन्न करता है, और एकांक आयतन में जितना उत्पन्न होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसको कहते हो, क्या बोलते हो, आई बराबर M/V, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना गुना उत्पन्न हुआ? The factor by which induced magnetic moment induced, that factor is called susceptibility। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो कितना ज़्यादा यह इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई, जितना गुना वही नंबर ऑफ टाइम्स, वही जो बोले कितना गुना, उसी को ससेप्टिबिलिटी कहते हो। साई बराबर यक्स से तस लेते हो ना साई, तो साई बराबर I/H। और ये तो बात रही साई की, और क्या बात रही परमेबिलिटी। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, पीछे सब बहुत ज़बरदस्त पढ़ाए हैं बेटा, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर पीछे सब ना, पीछे जा करके अच्छी तरह से ज़रूर फिनिश करिए वहाँ पर। फिलहाल शब्द जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ मैं रिवाइज भी करते जा रहा हूँ। फिलहाल परमेबिलिटी, तो यह कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया,
इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अगल बगल की कितनी लाइंस हैं वह सबको अपने अंदर खींच लिया। तो जितना गुना खींचता है दैट नंबर ऑफ द टाइम्स, दैट गुना, कितने गुना, उसे कहते हो परमेबिलिटी। 500 से लेकर के 10,000 तक होती है परमेबिलिटी। तो 500 मान लो है तो 5 अपने अंदर ही मान लो एक लाइन रही होगी, तो अब खींच कर 500 लाइन कर देगी तो कहेंगे 500 गुना हो गया। और यदि खींच करके ना, यदि मान लो एक इसके अंदर रही हो और ये 10,000 आप अंदर कर ली हो खींच करके अगल बगल से, तो कहेंगे इसी परमेबिलिटी 10,000 है। यानी जितना अंदर पहले था, जितना गुना कर लिया उसी को कहते हैं। तो खींच लेती है ना। तो जब ये अब तो हमने क्यों सॉफ्ट आयरन लगाया यहाँ पे, एक कोर बोलते हैं। कोर मतलब मेन बॉडी, कोर मीन्स मेन बॉडी, ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी। तो ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है? तो ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी सॉफ्ट आयरन की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि फ्लक्स लीकेज परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है सॉफ्ट आयरन की। तो परमेबिलिटी म्यू हुआ अधिक, तो जब म्यू हुआ अधिक तो लाइन को दूर से खींच लेगी, अंदर से तो जाने नहीं देगी बाहर। तो दिस वाज द रीजन, दिस इज आल्सो द रीजन, अकेला ही नहीं है, एक और भी रीजन है। तो दिस इज द आल्सो द रीजन दैट वाई द मेन बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑलवेज मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन, not of steel, not of any other body. ओके, चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट। तो therefore the flux leakage can be minimized by using high permeability, and high permeability can be produced by soft iron, and this is the reason that why the main transformer, the core of the transformer is also made of the soft iron, Okay, now the next number third loss, कौन सा लॉस है भाई? एडी करंट लॉस। तो अभी आपने देखा था, इस पर चर्चा हो चुकी है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। तो आप देख चुके हैं एडी करंट लॉस क्या है। एडी करंट लॉस क्या है आप देख चुके हैं। क्या है बेटा एडी करंट लॉस? तो अभी अभी देखा हम लोगों की एडी करंट लॉस क्या है ना। एडी करंट लॉस क्या है अभी अभी देखा है हम लोगों ने। चलिए, हाँ, एडी करंट लॉस और इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो एडी करंट लॉस क्या है अभी अभी देखा हम लोग, फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और कैसे इसको दूर किया गया, मिनिमाइज कैसे किया गया? बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो लैमिनेटेड कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। और क्या किया, कैसे किया है, तो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए छोड़ते इसको, आगे बढ़ते नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे क्या? हिस्टेरेसिस लॉस। तो जानते हो एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप जानते हैं? 50 साइकिल होती है। 50 साइकिल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी विच यूज ना, डोमेस्टिक एसी हम लोगों की जो होती है ना बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 होती है। तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में 50 है ना, 50 साइकिल ऐसे बन रही होगी, ऐसे एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल बन रही होगी। तो 50 साइकिल में, एक साइकिल में कितनी बार पीक पर जा रहा है देखो, 1 और 2। तो एक बार में यानी एक सेकंड में 100 बार ये पीक पर जाता है। 50 बार एक दिशा में, 50 बार एक दिशा में, 100 बार, 100 टाइम्स। यानी कि 100 टाइम्स मीन्स क्या हुआ कि 50 बार इधर, 50 बार इधर, बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। पीछे पढ़े ना, हिस्टेरेसिस पीछे पढ़ा चुका हूँ बेटा, बहुत गजब का सब लेक्चर पीछे है ना। तो हर लेक्चर गजब का होता है, एक पीछे हो जाता है, फिर एक अगला आता है ना। और हर लेक्चर एक से एक होते हैं, तो इसलिए आप किसी को छोड़ नहीं सकते। हर अगला लेक्चर पिछले वाले पे डिपेंड होता है ना। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, सीढ़ी पे, तो कभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और एक बीच में छोड़ के दूसरे पे चढ़ोगे, तो ऐसे पैर करना, देखना क्या होता है है कि नहीं।
तो स्टेप बाय स्टेप दिस इज द राइट वे ऑफ द ना राइटिंग। ओके, चलो कम तो ऐसे ही यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप सब पीछे पढ़ते आएंगे, तो हमको बैक बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस तो पीछे चूंकि पढ़े हुए हैं, तो व्हाट इज द हिस्टेरेसिस? यू नो दैट ड्यू टू रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन there are loss of the energy in the process, and that is known as the hysteresis. Hysteresis means loss of the magnetic energy. तो hysteresis का मतलब ही क्या है? Loss of magnetic energy in rapid magnetization and डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में बार बार रैपिड, तो लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, ये कैसे? तो इसको हम लोग कैसे कम करते थे? तो जो हिस्टेरेसिस कर्व होगा, यानी कि जो IH कर्व होगा ना, IH कर्व हिस्टेरेसिस में जो कर्व होता है, यानी कि जो IH कर्व होता है और जो BH कर्व होता है बेटा, BH कर्व जो होता है ना, या IH कर्व दोनों ले सकते हैं। तो जो BH कर्व होता है उसकी एरिया कम से कम होनी चाहिए, और हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि स्टील का BH कर्व ज़्यादा होता है और सॉफ्ट आयरन का BH कर्व कम होता है। यानी कि सॉफ्ट आयरन ही एक ऐसा है कि जिसमें हिस्टेरेसिस का लॉस कम होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए। अब जो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, सब कुछ पीछे बहुत गजब का ना एक्सप्लेन किया हूँ पीछे सब, तो अच्छी तरह से सब तैयार रहे, सब लाइनें तैयार हो आपको, तभी भी पूछने पर फटाफट आंसर आना चाहिए, एक भी लाइन इधर उधर ना हो। जो जैसा जहाँ पढ़ा गया एज इट इज उसको आपको याद करना है। फिर आप हिस्टेरेसिस, तो यू नो वेल दैट व्हाट इज द हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस हमको ऐसा कोई चीज़ लेना है यह ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कि जिसमें हिस्टेरेसिस का लॉस सबसे कम हो और फेरोमैग्नेटिक भी हो, हिस्टेरेसिस का लॉस भी कम हो। द बेस्ट इज द सॉफ्ट आयरन। यही रीजन था कि वाई, तो हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस हिस्टेरेसिस लॉस। तो इट कैन बी मिनिमाइज, ऐसे लिख दीजिए, नीचे लिखिए कि इट, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि यह लॉस कैसे मिनिमाइज करते हो, तो आपको वही आंसर देना होगा जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो इट मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन। देखिए, अंडरलाइन करिए, सॉफ्ट आयरन अंडरलाइन मारिए। हिस्टेरेसिस लॉस कैसे मिनिमाइज करोगे? बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन। तो लगभग सारे लॉस हम के हो गए। तो ये थे मेन 3, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी नंबर हो। तो नंबर 1 पे कौन था? चलिए रिवाइज कर दिया जाए। नंबर 1 पे कौन था? कॉपर लॉस। नंबर 2 पर कौन था? नंबर 2 पर फ्लश लीकेज। नंबर 3 पर कौन था? एडी करंट लॉस। नंबर 4 पे क्या था? हिस्टेरेसिस। तो दीज आर द 4 मेन लॉसेस इन द केस ऑफ द ट्रांसफार्मर, और इनका कैसे हम मिनिमाइज करेंगे तो सभी को देख लिया फर्स्ट क्लास। चलिए, तो अब हमारा जो लेक्चर है, यहाँ तो मेन थ्योरी था बेटा, अभी थ्योरी में क्या बचा हुआ है, तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे बाद में अब उसको ले सकते हैं, जैसे कि चोक कॉइल क्या होता है, वाटरलेस करंट क्या होती है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको क्या पढ़ना होगा, इंडक्टर कॉइल में ग्रोथ ऑफ द करंट, डिके ऑफ द करंट, कैपेसिटर में ग्रोथ ऑफ द करंट, डिके ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस में ग्रोथ ऑफ द करंट, डिके ऑफ द करंट, इनके क्या इक्वेशंस होते हैं, कैसे ग्रोथ होता है, कैसे डिके होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि अल्टरनेटिंग का LCR ना, इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़नी है हमको। लेकिन अभी यहाँ जाने के पहले तो फिर वहाँ पर आएगा वो जो चोक कॉइल, और अभी क्या यहाँ पर है, अभी AC जनरेटर ना, AC जनरेटर,
एसी जनरेटर पढ़ना है मीन्स, और मोटर डीसी मोटर पढ़ना है। तो जनरेटर और मोटर दो चीज़ें हैं। और इस चोक कॉइल क्या होता है, चोक कॉइल हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी वाटरलेस करंट जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये अभी थ्योरेटिकल 2 पॉइंट बचे हुए हैं। और फिर यहाँ पर एक टॉपिक बेटा कि बैक ईएमएफ क्या होता है। तो बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बैक ईएमएफ होता है, इसी को बैक ईएमएफ कहते हो। बैक ईएमएफ का तुम्हारे एग्जाम में बार बार न्यूमेरिकल आता है। तो मोटर, लेकिन मोटर के साथ ही आता है, वो मोटर का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है वह। तो मोटर और जनरेटर, तो जनरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरेटर आर्मेचर कॉइल से जहाँ पर हम लोग एसी का प्रोडक्शन पढ़े हैं ना, एसी का प्रोडक्शन, तो वही था जनरेटर, वही था जनरेटर। थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा। तो वही था जनरेटर बेटा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ रहे थे, कहाँ पर पढ़े हैं हम लोग, फैराडे सेकंड लॉ जहाँ पढ़ रहे थे ना, फैराडे लॉ। तो उस वाले एपिसोड में जहाँ पर फैराडे सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग प्रूफ करते हुए एसी निकाल दिए थे। अब एसी के विषय में आरएमएस क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ साइकिल वैल्यू क्या होती है, फुल साइकिल वैल्यू क्या होती है, तो ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ बेटा, यहाँ पे कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। तो यह था पार्ट एपिसोड नंबर EMI का एपिसोड नंबर था 8, और 9वां एपिसोड अभी आने वाला है, जस्ट आफ्टर द ब्रेक आएगा एपिसोड नंबर 9, जिसमें जितना भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इस पर न्यूमेरिकल होगा। क्लियर। तो आज का एपिसोड यही रोकते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।